तरह भारत रत्न को एक रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है। आज इसको दे दिया, आज उसके दादा को दे दो, उसके बाप को दे दो, फलानी स्टेट में दे दो। तो एक जो भारत रत्न का एक वो होता था, वो उसका एक वर्चस्व जो था वो खत्म करते जा रहे हैं। अपने लालच में, अपने स्वार्थ के लिए जनता की, किसानों की, मजदूरों के, गृहिणियों की जो आवाज को बेच दे, तो उसको उससे ज्यादा स्वार्थी इस हिंदुस्तान में आज के टाइम में बचा नहीं है। राम राज्य चल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे उफान पे यार 400 सीटें जब जीत रही है, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि बिहार में इन्होंने उनका गठबंधन तोड़ के नीतीश को लेना पड़ रहा है। उत्तर भारत में भी मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी 2014 में थी। इस बात को तो हर एक आदमी मानता है कि 2014 और 19 की उस तुलना में आज इनकी स्थिति कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद कौन? तो मोदी के बाद कौन में है? अमित शाह और योगी जी। तो ये गुजरात से जो चाहते नहीं कि हमारे अलावा कोई दूसरा आदमी आए, जब अगर मोदी जी हटेंगे तो उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में कोहराम मचेगा, तो वो असली कोहराम होगा कि लोग देखेंगे कि जो जनता कहती है अभी मोदी के बाद योगी, तो मोदी के बाद योगी नहीं, अमित शाह होगा। और अमित शाह को देश और दुनिया सब जानती है, एक तानाशाही के रूप में जानती है। काम के आधार पे वोट हो, ना कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे वोट पे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर काम के आधार पे वोट हुआ, जिस तरह से 2004 में इन्होंने इंडिया साइनिंग का नारा दिया था और विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था प्रधानमंत्री का, और जब 2004 का रिजल्ट आया तो सबके सामने तस्वीर साफ थी, यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री, पढ़े लिखे मतलब प्रधानमंत्री। तो आज भी हमारा देश चाहता है एक पढ़ा लिखा युवा प्रधानमंत्री बने। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जब से मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह, जो कि किसानों के मसीहा थे, उनको भारत रत्न दिया, तब से जयंत चौधरी ने पाला पलटने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि अब इसके बाद मैं क्या बोलूं, मेरे पास कुछ विकल्प ही नहीं बचा एनडीए में जाने के इस तरफ आए। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेसी नेता अजय यादव जी हैं, सीधा इनसे बात करेंगे, विपक्ष की आवाज बुलंद करते हैं और तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे। अजय यादव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है एनसीआर समाचार में। जयंत चौधरी ने और पहले नीतीश कुमार ने, तमाम जो है ये जितने आपके इंडिया अलायंस में थे, ममता हो गई और नीतीश हो गए, अब जयंत चौधरी भी पाला पलटने की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज देश में लगातार 3 दिन से देख रहा हूँ, जिस तरह भारत रत्न को एक रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है। आज इसको दे दिया, आज उसके दादा को दे दो, उसके बाप को दे दो, फलानी स्टेट में दे दो। तो एक जो भारत रत्न का एक वो होता था, वो उसका एक वर्चस्व जो था वो खत्म करते जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जो आवाज बुलंद कर रहा है, जिसने कुछ खाया नहीं है, जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है, उसमें जो सबसे पहले नाम आता है किसानों का आता है, मजदूरों का आता है, गृहिणियों का आता है, युवाओं का आता है जो बेरोजगारी से त्रस्त है। तो आप मुझसे बता दीजिए, इनमें से एक भी, चाहे युवा हो, गृहिणी हो, किसान हो, मजदूर हो, वो एक भी आदमी पलटा हो तो आज भी किसान फिर बॉर्डर पे संघर्ष कर रहे हैं। युवा जो अग्निवीर वाले हैं उनको नियुक्तियां नहीं मिल रही है, युवा संघर्ष कर रहे हैं। अब मतलब मजदूरों को अपनी न्यूनतम वो नहीं मिल रही है। तो आप बताओ, संघर्ष लगातार जारी है। सरकार के खिलाफ कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति मैंने 5 साल में नहीं देखा जो संघर्ष कर रहा था। आज वो घर बैठा है, वो आज भी सड़कों पे, रोड पे, बॉर्डर पे खड़ा संघर्ष कर रहा है। पलटे कौन है? जो हम पलटू राम कह देते, पलटे वो लोग हैं जो सत्ता के भूखे हैं, या जिन्होंने कोई घोटाला कर रखा है, या ईडी से डर से गए हैं। आप बताइए, जयंत चौधरी जी कहते हैं कि अब मेरे पास शब्द नहीं है। क्या शब्द नहीं है? आज हरियाणा में जाटों की जो मांग थी, अपना जो स्वाभिमान की लड़ाई जो जाट लड़ रहा था, गन्ने की अपनी जो भुगतान की बात कर रहा था, आज वो सब चीजें खत्म हो गई। आज वो सब उनको अपनी सारी चीजों को ताक पे रख के आज वो यही जो काम थे वो अजीत जी करते थे। मोदी जी मसीहा बन गए हैं उनके लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, आज कल को मेरे दादा को भी दे दे भारत रत्न, मेरे लिए भी मसीहा बन जाएंगे। आप भी पलट जाएंगे क्या? तो कांग्रेस छोड़ देंगे बता रहे ना, अगर भाई मेरे आएंगे, मोदी जी कहते हैं भाई तेरे दादाजी को भी दे देते हैं भारत रत्न, तो मेरे पास भी फिर कोई शब्द नहीं रहेंगे। तो मेरा भी यही जवाब है कि भाई कोई शब्द नहीं है। तो अब इंडिविजुअल अपने लालच में, अपने स्वार्थ के लिए जनता की, किसानों की, मजदूरों के, गृहिणियों की जो आवाज को बेच दे, तो उसको उससे ज्यादा स्वार्थी इस हिंदुस्तान में आज के टाइम में बचा नहीं है। उसमें पहले आप लगा लीजिए, ये थे अपने नीतीश कुमार जी थे,
फिर उसके बाद अब ये आए हैं जयंत चौधरी जी है। तो ये सिलसिला भी रुकेगा नहीं, 2024 है। मैं कह रहा हूँ अगर राम राज्य चल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे उफान पे यार 400 सीटें जब जीत रही है, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि बिहार में इन्होंने उनका गठबंधन तोड़ के नीतीश को लेना पड़ रहा है? क्या नौबत आ गई कि समाजवादी का तोड़ के इसको जयंत चौधरी का लेना पड़ रहा है? सवाल अजय यादव जी आपके गठबंधन पर पे उठ रहे हैं ना, आपका गठबंधन इतना मजबूत नहीं है कि वो इजीली टूट रहा है, और भाजपा के जो नेता है एनडीए है वो लेके जा रहे हैं आपके लोगों को। देखिए, कांग्रेस पार्टी, किसी को गलतफहमी हो, कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आरोप पे आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार। मैम तो ये बता रहे, कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबले करने के लिए तैयार है। आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी के बिहार में क्या सर्वे कराया था इन्होंने, क्या इनकी रिपोर्ट आई, क्या नौबत आ गई, इन्हें तोड़ना पड़ा? अब मैं एक स्टेट आपको बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है। अब तमिलनाडु चली जाइए, वहां इनके हर एक कैंडिडेट के विधानसभा में भी, लोकसभा में इनकी जमानत जब्त थी, वहां इनका एक सांसद नहीं जीत पाया। केरला चली जाए, वहां इनका एक सांसद, एक एमएलए नहीं जीत पाए, सबकी जमानत जब्त थी। आप इधर आंध्र प्रदेश आ जाइए, वहां इनकी जमानत जब्त थी। आप तेलंगाना में बता दिए, इनके कोई सांसद नहीं। फिर कर्नाटका में इनका कुछ नहीं बचा है, उड़ीसा में इनका कुछ नहीं है। तो आप बताइए बात किस चीज की कर रहे हैं? आप ऊपर टॉप पे जाइए, ये तो मैंने जमीन, आप जब इंसान होता है उसके पैर है, तो इस पार्टी के पैर कट चुके हैं। फिर आ जाइए सर पे, जो सर होता है जम्मू कश्मीर हिमाचल, जो हमारा सर है, वो भी कट चुका है। वहां पे भी इनकी हालत सबको पता है, किसी से छुपी नहीं है। इनके मतलब इनके पास उम्मीदवार नहीं है वहां लड़ाने के। तो ये पार्टी घबरा चुकी है। ये तो हो गया आपका दक्षिण का बात, दक्षिण पे आपका पूरा कब्जा है, पर उत्तर भारत पर कब कब्जा होगा, कैसे कब्जा करेंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इनको लग रहा था कि उत्तर भारत में जाट जो वोट, बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब भी जब हमारे चुनाव हुए थे, तो उसमें जब इन्होंने लोकसभा वाइज सर्वे किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो जो वोट बैंक था वो विपक्षी दल का ज्यादा था और इनके कम थे। तो इनको कहीं ना कहीं घबराहट थी कि जब शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश में, शुरुआत से ही हमें झटका ना लग जाए। इसीलिए उन्होंने जयंत चौधरी को चाहे लालच दे के बुलाया हो, चाहे किसी भी चीज में इनको तोड़ने का काम किया है। उत्तर भारत में भी मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी 2014 में थी। इस बात को तो हर एक आदमी मानता है कि 2014 और 19 की उस तुलना में आज इनकी स्थिति कमजोर है, तभी ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। वरना जब उत्तर प्रदेश में ये सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं, तो क्या जरूरत है जयंत चौधरी को तोड़ने की? जब बिहार में सारी 40 की 40 जीत रहे हैं, तो क्या जरूरत है नीतीश कुमार को तोड़ने की? आप कह रहे हैं उत्तर भारत में इनकी स्थिति कमजोर है, पर योगी जी का तो वहाँ दबदबा है ना, योगी जी के कहने पर पूरा उत्तर भारत चल रहा है। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, तो आप ही बताइए, जो योगी जी को हराने के लिए कौन था वहां पे? जो अखिलेश यादव से भी ज्यादा चोर कौन लगा रहा था? अमित शाह लगा रहे थे ना, कि योगी जी दोबारा ना आ पाए। तो लड़ाई वर्चस्व की ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद कौन? तो मोदी के बाद कौन में है? अमित शाह और योगी जी। तो ये गुजरात से जो चाहते नहीं कि हमारे अलावा कोई दूसरा आदमी आए, जब अगर मोदी जी हटेंगे तो उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में कोहराम मचेगा, तो वो असली कोहराम होगा कि लोग देखेंगे कि जो जनता कहती है अभी मोदी के बाद योगी, तो मोदी के बाद योगी नहीं, अमित शाह होगा। और अमित शाह को देश और दुनिया सब जानती है, एक तानाशाह के रूप में जानती है। अमित शाह कह रहे हैं, तो राहुल गांधी का नंबर कब आएगा फिर? तो मैं तो बता रहा हूँ ना, जब इनमें कोहराम मचेगा, लड़ाई होगी, और आज जब इनकी स्थिति बिगड़ी हुई है, तो आने वाला विपक्ष में आप बताइए कौन है ऐसा चेहरा जो प्रधानमंत्री बन सकता है? तो लोग कह देते हैं कि ममता बनर्जी है, नीतीश है या अरविंद केजरीवाल, लेकिन सच्चाई जो धरातल पे है, तो आज जो विपक्ष में नरेंद्र मोदी जी के सामने अगर कोई चेहरा है, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। आप बताइए, कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी ऐसी है जो प्रधानमंत्री पद मतलब बैठ सकती है या चला सकती है देश को? तो कांग्रेस को एक्सपीरियंस भी है, और कांग्रेस ने जो पिछले दिनों में काम किए थे। राहुल गांधी को तो कोई संजीदा लेता ही नहीं है, न्याय यात्रा निकाल रहे, उसे कह रहे हैं अन्याय यात्रा निकाल रहे। और शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी पे भद्दे कमेंट्स कांग्रेस समर्थक कर रहे हैं, वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? अब बताइए, अगर जनता के बीच जाना, मजदूरों के बीच जाना, जैसे युवाओं के बीच जाना, उनकी समस्याएं सुनना, अगर ये मतलब उनकी फिर भी कहते हैं कि सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है राहुल गांधी, तो मैं बताइए फिर सीरियस पॉलिटिशियन कौन है? आज अगर कोई जनता के बीच है, तो बताइए कौन सा? अगर मैं आपसे ही पूछूं
पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता बताइए जो जनता के बीच में जाके उनकी समस्या सुन रहा है, तो कौन है वो नेता? हम्म। तो सबका ना मोदी जी सबके भी तो जा रहे हैं ना अब जनता के बताइए मोदी जी किसके पास गए हैं? गृहिणियों के पास जाते तो उनको महंगाई नहीं दिखती, हम्म, उनके लिए सस्ते सिलेंडर की व्यवस्था करते, हम्म। महंगाई कम करते। युवाओं के पास जाते तो उनको सरकारी रोजगार। लखपति दीदियां बना तो रहे हैं मोदी आप जी। बताइए ना, मैं किस घर में सस्ते सिलेंडर मिल रहे हैं? हम्म, अगर ये हिंदू मुस्लिम करते हैं तो बताइए ना, हिंदू को सस्ते सिलेंडर मिल रहे हैं, मुसलमान को ज्यादा। तो ये सब मतलब मोदी का ढोंग है। ये जो जुमलेबाजी करते हैं देश जनता पहचान चुकी है। नेता पार्टी बदल रहे हैं लेकिन जनता आज भी इनके खिलाफ खड़ी है। जनता खिलाफ ही थी। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल ये है, श्वेत पत्र अभी दे दिया गया है, इसमें तुलना की गई है कांग्रेस के 70 साल और भाजपा के 9 साल। तो क्या लग रहा है, 9 साल में तो खुद मोदी जी कह रहे हैं कि 70 साल में बेड़ा गर्क हुआ है, 9 साल में पूरा काम हुआ है। देखिए, मैं खुद कह रहा हूँ, ये अब जनता को आकलन करना है कि देश देश 9 साल में मतलब बेहाल हुआ है या क्या हुआ है, और 70 साल में देश में क्या हुआ है। तो आज आकलन करने के लिए हम खुद कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं, जनता के बीच में हम जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को देखना पड़ेगा कि गरीबों को पक्के मकान किसने दिए हैं, गरीबों को रोजगार किसने दिए हैं, महिलाओं को सस्ते सिलेंडर, महंगाई कम करने का काम किसने किया है, किसानों को उचित मूल्य देने का काम किसने किया है। तो इन चीजों का आकलन होगा। और मैं खुद कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी खुद करिए, काम के आधार पे वोट हो, ना कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे वोट पे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर काम के आधार पे वोट हुआ, जिस तरह से 2004 में इन्होंने इंडिया साइनिंग का नारा दिया था और विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था प्रधानमंत्री का, और जब 2004 का रिजल्ट आया तो सबके सामने तस्वीर साफ थी, यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री, पढ़े लिखे मतलब प्रधानमंत्री। तो आज भी हमारा देश चाहता है एक पढ़ा लिखा युवा प्रधानमंत्री बने, और देश में आज कोई राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर मोदी सरकार गिरती है तो सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री है। ये विपक्ष में वहम है, कोई और प्रधानमंत्री, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री अच्छा, होंगे। अभी आपने इससे पहले जब हमारी बातचीत होनी शुरू हुई, आपने रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया था कि भारत रत्न जो है वो रेवड़ी में बढ़ रहा है। तो आप किसका नाम लेना चाह रहे हैं, किसको रेवड़ी में भारत रत्न मिल गया? आप एक बात बताइए ना, इतने मतलब 10 साल हो गए चौधरी चरण सिंह को नहीं दिया गया भारत रत्न। आज जब चुनाव आ गए और जब चुनाव उनको भारत रत्न देते ही, जिस तरह से अजीत उसका जैन चौधरी का आ रहा है बयान, क्या मैं किस मुंह से मना करूं। तो वो भूल गए कि किसानों को किस तरह बॉर्डर पे पीटा गया था, किस तरह जब वो हाथरस में गए थे उन पे लाठियां बरसाई गई थी, किस तरह वो कह रहे थे मैं कोई चवन्नी हूं कि ये पलट जाऊंगा। तो ये एक ही पल में आदमी जब बदल जाता है तो इसमें संदेह पैदा होता है। नरसिम्हा राव के भारत रत्न मिलने पर कांग्रेस खुश है या नहीं है? देखिए, हम किसी भी मतलब उसको भारत रत्न देने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब चुनाव सर पे आ गए हैं, 2 महीने बाद चुनाव है, उससे पहले ये 5-6 लगातार मतलब इन्होंने भारत रत्न देकर रेवड़ियों की तरह बांटे हैं, उसका विरोध है। अगर जिसको भी मिला, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तो हमारे थे, उन्होंने जब 91 में प्रधानमंत्री बने थे, देश में अर्थव्यवस्था के जिस तरह से सुधार किया था, उसको उनकी पोती जो आरोप लगा रही है, कह रही कांग्रेस के 70 साल में उन्होंने सोचा ही नहीं कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिले, भाजपा ने सोचा। देखो, कांग्रेस पार्टी थी, जब भी वो लगातार मतलब हर साल किसी ना किसी को देती आई थी, लेकिन इस तरह चुनाव के लिए किसी को भारत रत्न देना और उसका चुनाव के माहौल में फायदा उठाना, देश के मतलब शहीदों का नाम पे वोट लेना, भारत रत्न पे लेना, किसानों की मौतों पे लेना, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी मतलब अपने असूलों के हिसाब से चलती है, जिसमें गरीब जनता की भलाई हो, गृहिणियों की भलाई हो, युवाओं की भलाई हो, ना कि लाशों पे राजनीति करने की हो। जिस तरह गुजरात में जब लाशों पे राजनीति की थी, फिर पुलवामा में की थी, और अब ये भारत रत्न पे भी राजनीति कर रहे हैं। और आने वाले देखना आप, जिस तरह से अब हरिद्वार में, हल्द्वानी में हुआ है, तो मैं लगातार पिछले 6 महीने से कहते आ रहा हूँ कि जो अगले 2 महीने हो गए, ये हिंदुस्तान पूरा मणिपुर और हल्द्वानी की तरह दंगों की आग में चपटेगा, और लोग फिर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार या किसान अपनी एमएसपी भूल जाएंगे, और लोग फिर हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएंगे, और हिंदुओं के पास सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो आप सुरक्षित हो, और मुसलमानों को लिए ये देखोगे कि मतलब उनको भी एक ऑप्शन दोगे कि आप अगर मतलब विपक्ष की तरफ जाओगे तो ही सुरक्षित है। जब वो विपक्ष की बात करेंगे तो हिंदू जो है वोट सारा पोलराइज होगा।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अजय यादव जी थे, कांग्रेसी नेता जो कि विपक्ष की आवाज बुलंद करते हैं। पर देखना यही होगा कि तमाम मुद्दे, और उन्होंने कहा कि भारत रत्न चुनावों से पहले ही क्यों रेवड़ी की तरह बांटे जा रहे, क्या इसमें भी लोकसभा चुनाव का भाजपा पार्टी पेच लड़ा रही है। पर देखना यही होगा कि 24 के चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए, कौन जीतने वाला ये जनता तय करेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।